नमस्कार, मैं सुमित कुमार झा और आप देख रहे हैं दरभंगा समाचार। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। आज हम पहुँचे हैं गोदाईपट्टी पंचायत हनुमान नगर प्रखंड में। यहाँ के फैक्स अध्यक्ष भी हैं अभय कुमार चौधरी जी और किसान यूनियन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे किसान के मुद्दे पर भी कुछ बात करेंगे और जानेंगे जो इस किसान बिल के लेकर के जो अभी आंदोलन चल रहा है उस पर बिहार के किसान प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनका क्या राय है। और दूसरी ओर हम पंचायत के मुद्दे पर भी इनसे कुछ बात करेंगे। आप देखते रहें हम इनसे बात क्या कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप लोगों के माध्यम से हम तमाम बिहार वासियों को किसान यूनियन की ओर से और गोदाईपट्टी पैक्स की ओर से बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबों का दिन मंगलमय हो, सभी सुखी रहें, संपन्न हों, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कट कर। सर, आप गोदाईपट्टी पंचायत के हैं और वर्तमान में अभी आप पैक्स अध्यक्ष हैं। एज अ पैक्स अध्यक्ष होने के नाते आपने जो धान की खरीदारी होती है या जो भी आपका कर्तव्य है उनमें क्या काम किया, थोड़ा उस पर चर्चा कीजिए। देखिए, वर्ष 2014 में हम पहली बार पैक्स अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़े थे और लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और हम पैक्स अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। तो हमने इस पैक्स के बायलॉज को पढ़ा, इसको समझा कि ये पैक्स क्या चीज़ है, इससे किसानों को किस तरह से मदद की जा सकती है। तो हमारी समझ में आया कि पैक्स एक शुद्ध करके व्यावसायिक स्थल है। ये कोई राजनीतिक पैलेस नहीं है, ये सिर्फ व्यावसायिक पैलेस है और व्यवसाय करना ही पैक्स का मुख्य उद्देश्य है। और पैक्स के व्यवसाय से किसानों को भी फ़ायदा होता है, पैक्स को भी फ़ायदा होता है। जहाँ तक आपने कहा धान खरीदारी की बात है, तो धान खरीदारी में इसका एक अलग प्रक्रिया है, अपना प्रक्रिया है, सरकार की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो सरकार ने समर्थन मूल्य तय करती है उस समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदना है और उस धान का चावल कुटवा करके एसएफसी को देना होता है। तो जो समर्थन मूल्य है धान की वो कितना है? समर्थन मूल्य अभी 1868 रुपये है। तो आपने 1868 रुपये पे कितनी कुंटल धान खरीदा इस बार? लगभग इस बार यहाँ बाढ़ आया हुआ था, इसलिए यहाँ धान की फसल नहीं हुई है, धान की फसल नुकसान हो गई है, इसलिए यहाँ धान की खरीदारी इस बार नहीं हो रही है। अच्छा, आप वर्तमान में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी। और अभी वर्तमान में लगभग 1.5 महीना से किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर जी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, किसानों की जो मांग है या यूनियन की जो मांग है सरकार से कि ये तीनों कानून को रद्द किया जाए, ये सही मांग है। कि जब ज़रूरत नहीं है तो सरकार ने ये अध्यादेश क्यों लाया? सबसे पहली बात है कि कोई भी जब सरकार किसी चीज़ को, नए चीज़ को लाती है तो वो सबसे पहले विधेयक के तौर पे लाती है और विधेयक में ये होता है कि उसका लोकसभा में और राज्यसभा में बहस होती है, उन मुद्दों पर विचार विमर्श होता है कि इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या नुकसान है। तो आपको क्या लगता है सरकार राज्यसभा लोकसभा में बात नहीं किया? नहीं, अध्यादेश में कोई बात नहीं होती है, विधेयक पे बात होती है। अध्यादेश सीधा लागू कर देती है सरकार का। ये बैकडोर से लाने का एक एजेंडा होता है अध्यादेश। इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं थी। किसान की इतनी बुरी हालात भी तो है। हाँ, बुरी हालात है, इसकी भी जिम्मेदार सरकार है। अगर समर्थन मूल्य घोषित करती है सरकार तो कितने अनाजों को सरकार खरीदती है। जिन जिन चीज़ों को सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिन फसलों का, उन फसलों को खरीदती भी तो नहीं है सरकार। सबसे पहली बात है कि अगर किसी, जैसे आप मान लीजिए एक साबुन है, साबुन का एमआरपी तय कर दिया कंपनी ने, तो साबुन के एमआरपी पे आपकी खरीदारी होती है, उसकी बिक्री होती है। लेकिन सरकार अगर समर्थन मूल्य तय कर रही है तो उस पर खरीदारी सरकार को करना है। और या नहीं तो ऐसा कानून बनाए सरकार जिससे समर्थन मूल्य पर खरीदना अनिवार्य हो। सरकार तो बोल रही है कि इस कानून से केवल और केवल किसानों का ही फायदा है।
फिर किसानों का फ़ायदा है ये तो सरकार बोल रही है ना, लेकिन जिसको फ़ायदा है वो तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको फ़ायदा है। तो सरकार तो आरोप लगा रही है ना कि इसे गुमराह किया जा रहा है किसानों को, तो जो किसान नहीं, तब अगर सरकार आरोप लगा सकती है कि किसानों को गुमराह किया जा सकता है, जाता है, तो सरकार भी तो गुमराह कर रही है। सरकार कैसे गुमराह कर रही कैसे नहीं गुमराह कर रही? आप सरकार से पता करें, आरटीआई बता रहा है कि सरकार कहती है कि 92 लाख लोगों से हमने बातचीत किया, लेकिन रिकॉर्ड सरकार के पास एक भी लोगों का नहीं है। है? क्यों? हाँ, ये बात तो है। क्यों? सरकार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना, कि आप अगर 92 लाख लोगों से बात किया तो 92 लोगों का भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, ये सार्वजनिक करना चाहिए रिकॉर्ड। क्यों नहीं सार्वजनिक करती? इसका मतलब है कि सरकार झूठ बोल रही है। अच्छा, किसान होने के नाते आप जी। किसान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी। इस किसान के आंदोलन में आपकी भाग कितना भाग आप दिए हैं, कितना योगदान दिए हैं आप? जी, हम लोगों की योगदान है, हम लोगों की भागीदारी है, हम लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम लोगों का प्रदर्शन उग्र नहीं होता है। हम लोग अपना मेमोरेंडम देते हैं, जो सिस्टम है हम लोग धरना प्रदर्शन भी देते हैं, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। अगर हम जा रहे हैं धरना के लिए, हमें पुलिस रोकती है तो हम वहीं रुक जाते हैं कि ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, आप मत करने दो हमको, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और हम जो प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम प्रदर्शन किसानों के लिए करेंगे, और उस प्रदर्शन से अगर किसानों को नुकसान होगा तो हम वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना ज्ञापन देते रहेंगे। तो आपको लगता है अभी लगभग 1.5 महीना से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, जी, बिल्कुल किसानों पर सर। लाठीचार्ज हो रहा जी। है, गोले बरसाए ये जा तो रहे हैं, सरकार का तानाशाही रवैया है जो लाठीचार्ज होता है। क्या लगता है इस प्रदर्शन से कुछ होगा? आज हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। भारत में अपना विरोध जताने का एक ही तरीका है, विरोध का प्रदर्शन करना। तो वही किसान लोग कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा। कल जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, तो लोग आते थे प्रदर्शन करने के लिए। यही लोग आते थे जो आज सरकार में है। तो क्या उस समय लाठीचार्ज होती थी किसानों पर, या नहीं, गोला बढ़ाया जाता था? उस समय की तो हमको जानकारी नहीं है। उस समय हम उतना जो है नहीं जानकारी रखते थे। हम लोगों को हो सकता है गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, देश स्तर की जानकारी ना हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, लेकिन अभी तक किसान आंदोलन में 1.5 महीने में 60 किसानों की मौत हो गई है। इस पर कोई नहीं बोलना चाह रहा है। जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार कौन? मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर हम घर के मुखिया हैं और हमारे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और हम उनको नहीं देखभाल कर रहे हैं, उनकी समस्या को नहीं सुन रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को नहीं सुन रहे हैं, तो उसके गार्जियन को ही जिम्मेदार माना जाएगा ना। राजनाथ सिंह ऑन कैमरा बोले हैं जी कि परिस्थिति जो भी हो, किसान जितनी भी जाना है जाए, लेकिन ये कानून वापस नहीं होगा। ठीक है, ये तो उनकी मर्जी है कि कानून वापस नहीं लेंगे। हमारी भी मर्जी है, हम किसान हैं, हम आंदोलन करते रहेंगे, हम उनके विरोध में बोलते रहेंगे। तो फिर जब वापस नहीं होगा तो फिर आंदोलन क्यों? देखिए, सरकार का अपना मंशा है कि हम किसान को गुमराह करेंगे। किसान कुछ दिन बैठेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उनको खेती करना है। कितना दिन तक ये सड़क पर रहेंगे, सरकार का सोच ये है। लेकिन सरकार की सोच ये नहीं होती है कि किसान बरसों बरस तक आंदोलनरत रहेंगे, तो रहते हैं। एक बात बताइए मुझे, क्या ऐसा लगता है कि ये किसान का आंदोलन सरकार के विपक्ष में जो हुआ, कहीं ना कहीं सरकार गलत हाथों में चढ़ गया है, जो किसान इस बार बता देगा? जी बिल्कुल, सरकार ने किसानों की नहीं सुनी और कॉरपोरेटरों की सुनी है। ये इसी का दुष्परिणाम है कि सरकार ने ये 3 विधेयक ला दिया। और सरकारी की जो कंपनी है, लगातार भेल सेल की बात करें हम, लगातार बिकती जा रही है। जी, तो फिर सरकारी कंपनी बिकती जा रही है, जो प्राइवेट निजी क्षेत्र की कंपनी वो बढ़ती जा रही है, कारण क्या है इसके पीछे? सर, सरकारी कंपनियों का बिकना तो सरकार के नाकामयाबी का ही परिणाम है कि हमारे घर के हमारे पूर्वजों ने अगर ज़मीन बचा के रखा और हम उसको बेच रहे हैं, तो ये मेरी नाकामयाबी है कि हम इसके रखवाली में कोताही बरत दिए। हम कह रहे हैं कि आज BSNL से ही, संचार विभाग से ही स्पेक्ट्रम खरीद करके प्राइवेट मोबाइल कंपनी वाले करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन BSNL कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। क्यों? सर, तो इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है। ये दिल्ली में बैठी सरकार जो है इसकी जिम्मेदारी ले ले। तो कहीं ना कहीं से तो विपक्ष भी जिम्मेवार है ना। विपक्ष बिल्कुल। उस तरह का आंदोलन नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, विपक्ष भी इसलिए जिम्मेदार है कि विपक्ष में एकता नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जो कोर्ट का आदेश आया है कि किसान अगर अपने आंदोलन को दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो तत्काल हम इस तीनों बिल पर जो है सो रोक लगाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है?
सर मैं माननीय कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं कोर्ट के बाहर नहीं जा सकता हूं। कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम अपने साथियों से भी अपील करेंगे कि अगर कोर्ट हमें कहीं अच्छे जगह पर स्थापित करे कि आप यहाँ आंदोलन करते रहिए, तो हम उसी जगह पर आंदोलन करते रहेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम कोर्ट की बातों का सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है, किसान जो आज आंदोलन कर रहे हैं जी, वो वहाँ पे आंदोलन करने नहीं आए थे, वो दिल्ली के मैदान में आंदोलन करने आए थे, तो ज़बरदस्ती वहाँ आंदोलन करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, उसको रोक के ज़बरदस्ती आंदोलन करवाया जा रहा है। इसका जिम्मेवार तो सरकार इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार वहाँ जहाँ किसान आंदोलन करना चाहते हैं वहाँ उसको सुविधा से जाने दे, वो किसी को डिस्टर्ब ना करेंगे, वो राह चल के उस जगह पर उस स्थल तक पहुँचेंगे, वहाँ वो अपना जो है बैठ के उनको धरना देंगे। 26 जनवरी में किसानों का कहना है जी कि हम भी परेड में शामिल होंगे लाल किला में, बिल्कुल। तो आप उनसे अंतिम चरण में किसान मुद्दे पे क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल शामिल होना चाहिए किसानों को, किसानों का देश है ये। जब भी भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है तो किसी कारपोरेटर ने इस आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं किया है, सिर्फ किसानों ने मजबूत किया है। क्योंकि आपको पहले रोटी की ज़रूरत है, उसके बाद कपड़े और मकान की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने सुना है, जितनी मेरी ज्ञान है, कि जब देश की आर्थिक स्थिति, इससे पहले की बात करें हम, बहुत कमजोर निचले स्तर पर चली गई थी, उस समय कृषि ही था जो आर्थिक स्थिति को बनाए रखा। क्या ऐसा ही है? आज भी वही है। पहले जो आपने सुना वो भी सही है, और आज भी वही बात है कि किसान ही आर्थिक स्थिति को सबल कर सकते हैं, भले ही अपना वो खून जो है पसीने की तरफ बहा करके ही क्यों न करें। क्या ये कारण नहीं हो सकता है कि देश की आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए सरकार कृषि को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदल रही है? नहीं, कृषि को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदलने का जो काम सरकार कर रही है, इससे छोटे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि किसी के पास 10 एकड़ की ज़मीन है और उस बीच में किसी का 10 कट्ठे का ज़मीन है। 10 एकड़ वाले लोग ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग दे सकते हैं, लेकिन 10 कट्ठा वाला स्वयं खेती करता है, उस 10 कट्ठा में वो खेती नहीं कर पाएगा बिना कॉन्ट्रैक्ट का, वो स्वयं नहीं कर पाएगा, इससे उसको नुकसान होगा। अच्छा, हम आते हैं पंचायत स्तर पर। सर जी, आप इस पंचायत के हैं और बहुत ही एक्टिव रहे हैं पंचायत में, तो पंचायत में जो 5 साल का विकास कार्य होता है मुखिया जी के द्वारा, वार्ड मेंबर के द्वारा और जो यहाँ के सचिव होते हैं उनके द्वारा, तो आपके गांव में क्या बाधाएं बनती है अक्सर, ये बताइए। जैसे कि पोस्ट ऑफिस आपके गांव में होना है, सड़क की व्यवस्था है, नलकूप की व्यवस्था है, बैंक की है, हाई स्कूल की है, ये सब गांव को बढ़ाता है, और यही गांव बढ़ता है तो देश भी बढ़ता है। जी बिल्कुल। ये सब की सुविधा है आपके यहाँ? नहीं, मेरे यहाँ सुविधा थोड़ा प्रकाश डालिए डिटेल में। मेरे पंचायत में 9 राजस्व गांव हैं। 9 राजस्व गांव में एक भी पोस्ट ऑफिस नहीं है, और हमारे पंचायत के गांवों को 3 पोस्ट ऑफिस में बांटा गया है, जिसमें 2 पोस्ट ऑफिस समस्तीपुर ज़िला में है, बघला और कनौजा, और एक पोस्ट ऑफिस है मोरो पंचायत अलग है। हमारे पंचायत में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। इससे संचार तो बिल्कुल ही ठप रहता है। बाढ़ के समय में तो और भी बहुत बुरा हालात रहता है। यहाँ से आने जाने में लोगों को कठिनाई होती है पोस्ट ऑफिस। यहाँ तक कि हमारे पंचायत में एक भी वाणिज्यिक बैंक की शाखा नहीं है, जिस वजह से छोटे जो लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, जो दिन भर काम करते हैं और 150 रुपये अगर वो जमा करना चाहें बैंक में तो शाखा ही नहीं है, तो जमा कहाँ करें। सर मैंने सुना है कि यहाँ 6 नलकूप राजकीय है। जी बिल्कुल। उसकी स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है? बिल्कुल ख़राब है, एक भी चालू नहीं है। जब से ये चला, जब से ये नलकूप बना, आज तक हमने कभी इसमें से पानी निकलते नहीं देखा। अच्छा, ये नलकूप कब लगा होगा एक लगभग में? ये नलकूप 77-78 में बता रहे हैं बाबा। 77-78 में हमको अनुरोध प्रसाद मिनिस्टर हुआ था उसी समय। हाँ, अच्छा, अनिरुद्ध प्रसाद जब मिनिस्टर थे उस समय 77 या 78 में लगा था, जी। और उस समय से लगभग इसकी लागत करोड़ों में गई होगी। करोड़ों में लागत गई। वो करोड़ों में लागत कहीं ना कहीं से हमारा, आपका, बिल्कुल जनता बिल्कुल, का पैसा, हाँ, इन्हीं वो तो किसानों व्यर्थ का जाता पैसा, है। वो व्यर्थ चला गया। अच्छा, आपके गांव में सर हम आते ही देखे थे, आपके सड़क का मार्ग, जी उस सड़क का जो है सो रख रखाव अभी तक 5 साल का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ है, जी। लेकिन उस सड़क की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है जो कहने के लायक नहीं है। इस पर थोड़ा सा संज्ञान दें। बाढ़ से पहले हमने जिला पदाधिकारी को एक पत्र दिया था अपने पैड पर कि महोदय ये सड़क जो है
बना हुआ था, उसकी हमने फ़ोटो खींच करके भी दिया था कि संबंधित विभाग से इसकी रखरखाव का भी प्रावधान है, उसका पैसा भी है और समय भी है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। और ये हमारे गांव का मुख्य सड़क है जिससे हम लोग आवागमन रखते हैं, और अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी है तो हमारे गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाएगा तो उसको ले जाने के लिए सिर्फ खाट के सिवा दूसरा कोई ये उपाय बताइए, आपके गांव में बीमार लोगों को ले जाने के लिए डीएमसीएच एक उपाय है नहीं। जी, क्या पीएचसी भी है यहाँ? यहाँ सब सेंटर है, उप केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उसकी हालत उपकेंद्र क्या है? उसकी हालत बिल्कुल ही खराब है। लगभग 1.5 एकड़ जमीन है उस स्वास्थ्य उपकेंद्र के पास। मैंने 2-3 बार सिविल सर्जन को भी लिखा, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को भी लिखा कि यहाँ जो जगह है ये हमारा 3 जिला का मिलान स्थल है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा। अगर इसके ज़मीन को उपयोग करते हुए बिल्डिंग बनाते हुए 30 सैया का एक अस्पताल निर्माण करा दिया जाए तो तीनों जिला के लोगों का जो है कल्याण हो सकता है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि तत्कालीन विधायक भोला यादव जी से भी हम लोगों ने आग्रह किया था, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं। मतलब सरकार किसी की भी हो, विधायक किसी भी पार्टी हाँ, की किसी हो, भी पार्टी की स्थिति वही की वही रहती स्थिति वही की वही है, जस की तस है। हम आते हैं बिहार का भविष्य, जी। जो विद्यालय होता है। जी। आपके यहाँ +2 विद्यालय, हमारी टीम भी गई थी वहाँ, देखे +2 विद्यालय वो भी नदी के किनारे है। जी, और लोगों का कुछ कहना था कि यहाँ बच्चे जो आते हैं वो नदी से पार करके आते हैं। कैसे आते हैं? हाँ, नदी पार करके आते हैं, कैसे? नाव से। नाव से? जब बच्चे, क्या सड़क नहीं है इसके लिए? सड़क नहीं है। तो नाव, इस मॉडर्न युग में, डिजिटल युग में जी नाव से आना, क्या ये नहीं लगता कि अभिशाप है इस गांव पे? सर, ये तो अभिशाप है ही, लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो सरकारें ये कह रही हैं कि हम विकास के द्योतक हैं, हम सुशासन का काम करते हैं, तो आप इस सुशासन की सरकार में और विकास के द्योतक सरकार में आप सड़कों का हाल और शिक्षा का हाल देख लीजिए, स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए। हम कैसे माने कि विकास हो रहा है? तो क्या या तो सरकार कागज पर विकास करवा रही है। तो क्या ये बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ। अगर कोई बच्चा डूब जाता है नाव के क्रम में आने में, स्कूल आने में, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा फिर? इसकी सरकार जिम्मेदार है कि वो सड़क नहीं बना रही है, पुल नहीं बना रही है। मतलब सरकार एक तरफ विद्यालय खोलती है और विद्यालय में सुविधा भी देती है, लेकिन सड़क नहीं देती है ताकि बच्चा वहाँ पढ़े नहीं। कहीं ना कहीं मानसिकता क्या दर्शाता है? देखिए, सरकार की, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की बनती है तो सरकार सबकी होनी चाहिए। यही चीज़ सरकार के समझ में नहीं आता। सरकार सिर्फ पार्टी और उसके कार्यकर्ता की बन के रह जाती है। अगर इस बार बदलाव अगर होता बिहार में, जी, तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते, तो क्या लगता है समस्या का समाधान कुछ होता? ये तो सर हम नहीं कहेंगे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते तो क्या होता, जो अगर वो होते तो क्या होता, ये तो उनके होने के बाद ही होता। अभी तो हम इस विषय पे प्रकाश डालना उचित नहीं समझते। माहौल चल रहा था, बदलाव होगा था, बहुत सारी सुविधाएं चेंज हो जाएगी। अगर माहौल चल रहा था बदलाव का, तो बदलाव होता तभी तो हम भी समझते कि माहौल चल रहा है बदलाव का। लेकिन जब बदलाव नहीं हुआ तो माहौल नहीं था बदलाव का। अच्छा, मतलब ये हुआ कि अभी तेजस्वी जी परिपक्व नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। सर ये बताइए, आपके पंचायत भवन है? जी हाँ, पंचायत भवन उसमें आरटीपीएस का सर काम हो रहा है, आरटीपीएस काउंटर वगैरह का काम होता है? जातीय आवासीय या कुछ दिनों तक तो चला था, लेकिन उसके बाद अभी बंद है। कितने दिनों से लगभग सर ये बंद है? उद्घाटन के 15 दिनों तक चला था। क्या कोई स्टाफ नियुक्त है क्या इस पे? स्टाफ तो नियुक्त हुआ था, लेकिन अभी है या नहीं है वो पता हमने देखा तो रुपौली पंचायत में वहाँ स्टाफ आती है। जी जी। हमारी टीम सर्वे की वहाँ, या आपके यहाँ आते हैं स्टाफ? नहीं, मेरे यहाँ नहीं आते हैं, कोई स्टाफ मेरे यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा, अभी तो मान लीजिए कि थोड़ा बहुत काम जो है ऑनलाइन शुरू हुआ है, लेकिन जैसे ज़मीन का रसीद कटने का, मैं किसान से जुड़ा हुआ इसलिए मैं किसानों के मुद्दे पर थोड़ा बात कर लूँ कि ज़मीन का रसीद कटना होता है। पहले कर्मचारी आते थे ज़मीन का रसीद काटने के लिए पंचायत में। हमको नहीं लगता है कि 10-15 बरस में कोई कर्मचारी यहाँ VLW आए होंगे रसीद काटने के लिए पंचायत में। किसानों को रसीद समय से नहीं कट रहा था। अभी भी ऑनलाइन तो हुआ है व्यवस्था, लेकिन उस व्यवस्था में बहुत खामियां हैं। जैसे कोई आदमी रसीद कटाए हुए हैं 2019-20 का, लेकिन वो ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है 2010-11 का। तो अब वो ऑनलाइन रसीद कटवाने जाते हैं तो उनको 10-11 के बाद से टोटल पैसा मांग किया जाता है, जबकि वो 19-20 तक का रसीद कटा के दिए हुए हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे। क्या ये डिजिटल इंडिया में एक करप्शन की ओर इशारा करता है? बिल्कुल, ये डिजिटल इंडिया का करप्शन ही है, ये डिजिटल इंडिया नहीं। तो क्या इसको कुल मिलाकर ये कह सकते हैं डिजिटल करप्शन हो गया? बिल्कुल डिजिटल करप्शन है।
अच्छा सर, आपके गांव में 15 वार्ड हैं। जी। इस गांव में जल नल की क्या व्यवस्था है सर? जल नल का क्या सुविधा है? एक बार आप इस पे भी थोड़ा सा हम लोगों को संज्ञान दें। इस पर तो सर सिर्फ एक लाइन में हम आपको बता दें जी। कि आगे आगे नल जल का काम होता रहता है और पीछे पीछे बंद होता रहता पीछे पीछे बंद होता है। हमारी टीम अभी 14 वार्ड 13 वार्ड में गई थी। है। जी। और वहाँ 14 वार्ड की मैं बता रहा हूँ, नदी किनारे एक टंकी लगी हुई है। अच्छा। वो टंकी ध्वस्त है, जी। कहीं से उसकी प्लास्टर एकदम ध्वस्त है। जी। और वहाँ मोटर होता है वो उड़ चुका है। लोगों का आरोप था कि यहाँ 2 दिन पानी आता है तो 4 दिन पानी गायब रहता है। और पैसा का 30 रुपये का महीने का डिमांड किया जाता है मंथली। देखिए, इसमें सबसे बड़े भ्रष्ट पदाधिकारी हैं तो वो हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर। ठीक है। जी। प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर के मैंने अकर्मण्यता कहिए, उनका न कभी आना जाना होता है पंचायतों में, न कभी इसकी निगरानी होती है, न वो इस पर कभी ध्यान देते हैं। जबकि ये आरोप मुझे दूसरी बार मिला है। मैंने रुपौली पंचायत भी कवर किया तो वहाँ के जो मुखिया जी थे, देवेंद्र रॉय थे शायद, जी। अगर मैं सही हूँ तो, उन्होंने भी कहा कि जी, बिल्कुल सही। बीडीओ साहब से मैं अनुरोध करता रहा, पत्र के माध्यम से, ओरली मौखिक भी, बीडीओ साहब दर्शन देने भी नहीं आते हैं। बीडीओ साहब का रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुर्भाग्य है इस प्रखंड का जो ऐसे व्यक्ति बीडीओ बने हुए हैं अभी तक। कहीं ना कहीं ये आरटीपीएस काउंटर में स्टाफ का नहीं आना ये दर्शाता है कि बीडीओ साहब की भी इसमें कुछ है। बिल्कुल संलिप्तता है, बीडीओ साहब की ही संलिप्तता है, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि आप के मातहत जो कर्मचारी हैं वो कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको नहीं है। इसका मतलब आप कैसे पदाधिकारी हैं? या जानकारी रहते हुए भी आप चुप हैं? हो सकता है कुछ लाभ लेकर के चुप हों। अब पंचायती चुनाव बहुत करीब है, मार्च अप्रैल में होना है जी। और आप इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। क्या ये इशारा नहीं करता कि आप भी इस चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, ये इशारा इस बात का नहीं है कि हम चुनाव में उतर रहे हैं। हमने आपको पंचायत चुनाव को लेकर के कोई बात भी नहीं किया है। नहीं, हमने सिर्फ अपने समस्या को रखा है, अपने पंचायत की समस्या को रखा है, अपने किसान मजदूरों की समस्या को बताया है। और सरकार का जो ये खोखला बात होता है कि हम विकास कर रहे हैं, उस विकास के दावे की पोल हमने खोलने का प्रयास किया है। कुछ जनताओं से जब हमारी टीम सर्वे में गई जी। तो वहाँ से आपका नाम भी मुखिया प्रतिनिधि में चल रहा था और मुझे लगा कि आप इस बार उतरेंगे। देखिए, ये लोगों की भावुकता है, उनकी महानता है जो मुझे इस लायक समझ रहे हैं। फिलहाल हम अभी इस मुद्दे पर नहीं हैं कि हम चुनाव के बारे में कुछ बात कर पाएं। अच्छा, अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? अंतिम संदेश हम अपने किसानों को यही देना चाहेंगे कि आप लोग जागरूक रहिए। आपके यहाँ जो भी काम होता है उसके लिए आप जागरूकता बनाए रखिए। जो वार्ड सभा होती है उस वार्ड सभा में आप जाएं, निश्चित रूप से जाएं, अपनी समस्या को उस वार्ड सभा के रजिस्टर में लिखवाएं और अपनी समस्या का निदान करवाने के लिए आपको हमसे जहां तक मदद हो सकेगा हम करते रहेंगे। आप हमारा नंबर ले लीजिए, आप हमें कभी भी 12 बजे रात को किसी भी काम के लिए, सार्वजनिक काम के लिए कॉल कीजिएगा, मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा।